बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमारा थर्ड पार्ट है चैप्टर 10 का। जिस तरह पहले दो पार्ट्स के अंदर हम लोग अपनी डिस्कशन मुकम्मल कर चुके हैं, पावर सेक्टर डिस्कस कर लिया, फार्मास्यूटिकल सेक्टर डिस्कस कर लिया, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट डिस्कस कर लिया। आज हमारा लास्ट सेक्टर है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है जी टेक्सटाइल सेक्टर। इस सेक्टर को लिखते हुए उसने बहुत ज़्यादा किसी हद तक प्रैक्टिकल टर्म्स और प्रैक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेशन को जब वो एक्सप्लेन करने चला गया कि इंडस्ट्री ऑपरेट कैसे कर रही है, फाइनली कपड़ा कैसे तैयार हो रहा है, कैसे वो रॉ मटेरियल इन होता है, देन किन किन कंपोजिट यूनिट से गुजर के वो फाइनली बन रहा है। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है स्टूडेंट के लिए वो टर्म्स के साथ एक एफिलिएशन क्रिएट करना, उन टर्म्स को समझना कि अच्छा मशीनरी कैसे चल रही है। उसने इवन के मशीनरी के जो जैसे हम इसे अक्सर बोलते हैं खड्डी वगैरह जिस पे कपड़ा बुना जाता है, वेविंग प्रोसेस को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो मैं कोशिश करूंगा मैं आपको कुछ पिक्चर्स के साथ, उनकी पिक्चर्स के साथ थोड़ा सा एक आपको एक पिक्टोरियल व्यू दूं ताकि आपके लिए वो चीज़ें समझना थोड़ी सी आसान हो जाए। ऐसे ना लगे कि उन वर्ड्स के पीछे कोई पिक्चर ही नहीं है। तो मैं उन वर्ड्स के साथ आपको साथ साथ पिक्चर्स दिखाता रहूँगा ताकि आपको समझ आ जाए कि अच्छा यार ये वो चीज़ है जिसका जिक्र अभी हो रहा है। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट industries in Pakistan. It plays a vital role to the country's economy through its industrial production, high employment opportunities and bringing in foreign exchange. Obvious बात है पाकिस्तान का बहुत बड़ा सेक्टर है और सेकेंडली क्या नाम है यहाँ से आने वाली आउटपुट जो है वो हमें कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज भी कैरी करने में हेल्प आउट करती है या पाकिस्तान में लाने में हेल्प आउट करती है, जिसका बहुत बड़ी एग्जांपल आपको यहाँ पे मिलेगी। जीडीपी में तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर or to the Pakistan total export, representing approximately 57% of the total export of the total export of the in financial year 2020 to 2021। अगर आप गौर करो कितना बड़ा प्रोपोर्शन पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व का इस इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। अब यहाँ से एक छोटी सी बात और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन और जो हमें पढ़ने की ज़रूरत है, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस भी लिखी हुई हैं। एक ये भी देखो कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है 40% ऑफ द इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स, यानी कि अगर मैं कहूँ 100 लेबर के वर्कर्स काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर, तो 40% लेबर को सपोर्ट करी है ये इंडस्ट्री। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर कई सब सेक्टर्स भी हैं जिनमें आप देखोगे स्पिनिंग यूनिट, वेविंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और स्टिचिंग यूनिट भी शामिल है। जो बड़े ग्रुप्स हैं जिसमें सफ़ायर का नाम है, उनमें मल्टीपल यूनिट्स उनके अंदर ही, ये वो एक ही ब्रांड के अंदर, एक ही ग्रुप के अंदर ये सारे यूनिट्स मौजूद हैं। जबकि आप अक्सर मैं अक्सर वर्ड यूज़ भी करता हूँ कि मांगा मंडी चले जाओ तो आपको बेतहाशा स्पिनिंग इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे नज़र आएंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेक्टर परफॉर्म कर रही हैं, यानी वो रॉ कॉटन या रॉ मटेरियल को उठाती हैं और उससे धागा बना के आगे वेविंग इंडस्ट्री को दे के अपना काम ख़त्म कर लेती हैं। यानी उनकी इनपुट जो है वो रॉ मटेरियल जो है वो वही कॉटन, पॉलिस्टर, विस्कॉस होगी, और जबकि उनकी आउटपुट में सिर्फ धागा है जो कि इनकी स्पिनिंग की तो आउटपुट है जबकि वीविंग की वो इनपुट बन जाती है। तो कई कंपोजिट यूनिट के तौर पे भी बहुत लिमिटेड पाकिस्तान में कंपोजिट यूनिट के तौर पे भी चल रहे हैं और कई यूनिट्स हैं जो आइसोलेटेड चल रहे हैं, सिंगुलरली चल रहे हैं, और वो या तो स्पिनिंग में इन्वॉल्व है या वेविंग में इन्वॉल्व है। फिर जो इनकी रेगुलेटर है ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, रेगुलेटर तो नहीं कहना चाहिए इनफैक्ट, लेकिन ये एक एसोसिएशन बना लेते हैं ताकि इस इंडस्ट्री के राइट्स को प्रिजर्व किया जा सके। ऐसा कोई कानून बन जाए जो कि इस इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ हो तो फिर ये एसोसिएशंस जो हैं फ्रंट से लीड करती हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ। तो उस हवाले से APTM में जो है बीइंग द मेजर रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर इन पाकिस्तान, और उसके रिकॉर्ड्स के मुताबिक 396 टेक्सटाइल मिल्स हैं जिसमें से 315 मिल्स जो हैं वो स्पिनिंग यूनिट हैं, 44 वेविंग यूनिट है, 37 जो है वो कंपोजिट यूनिट है। तो आप देख रहे हो कंपोजिट यूनिट की लिमिट्स जो हैं वो तादाद जो है वो बहुत कम है। अच्छा, मेजर सिटीज़ जो हैं वो उसमें कराची है, फैसलाबाद है, लाहौर है, और टॉप 10 टेक्सटाइल कंपनीज जो हैं विद द हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन वो उसने आपके सामने नरेट की है, जिसमें से कईयों के नाम तो आपको पहले भी पता होंगे। इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है मार्केट कैपिटलाइजेशन। बेटा वो कहलाता है कि जो मार्केट का शेयर है, तो उसको किस तरह एक्सप्रेस किया उसने, कहता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, मैं इसको हेडिंग्स को पढ़ रहा हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन रेफर टू द total rupee market value of a company's outstanding share of stock
कॉमनली रेफर टू एज मार्केट कैप। जो आउटस्टैंडिंग शेयर की रुपी वैल्यू है उसके हवाले से उसने मार्केट कैप्स डिफाइन की है। और आउटस्टैंडिंग शेयर के लिए मैंने आपको यहाँ पे साइड पे एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्लेस ऑन की है कि आउटस्टैंडिंग शेयर का मतलब है नंबर ऑफ शेयर जो कि कंपनी ने इशू किए उसमें से माइनस कर दो नंबर ऑफ शेयर हेल्ड इन ट्रेजरी, जो कंपनी ने वापस मंगवा लिए उनको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अच्छा, इन पर्टिकुलर कंपनीज में से आपको कुछ ना भी पता हो तो आपको गुल अहमद का नाम बहुत अच्छी तरह पता है, सफ़ायर बहुत अच्छी तरह पता है, इंटरलूप आपकी फैसलाबाद का बहुत बड़ा यूनिट है, फिरोज़ आपके कराची का बहुत बड़ा, फिरोज़ 1888 ये आपके कराची का बहुत बड़ा यूनिट है, निशात आपको ओवरऑल पंजाब का बहुत बड़ा यूनिट है, ठीक है। तो ये और कोहिनूर, ये नाम तो आपने बहुत कॉमनली, टेक्सटाइल कंपोजिट्स हैं ये मोस्टली, आपने इनके नाम तो लाजमी सुने होंगे, ठीक है। बाकी मैं मानता हूँ आपने शायद ना सुने हो, लेकिन इनके दौर, और ये अगर आप देखो तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और 2019 के ऊपर की इन्फॉर्मेशन है, यानी पुरानी इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है। अब आगे चलता हूँ। फिर अब ऑब्वियस बात है पाकिस्तान का बहुत बड़ा सेक्टर है, तो बेटे स्टेट बैंक ने भी कई किस्म की फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ इनके लिए इंट्रोड्यूस की हुई हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल ऑब्वियस बात है यार, देखो बिजनेसमैन है ना, तो कैपिटल की ज़रूरत तो हमेशा रहती है, और कंपनीज मोस्टली प्रेफर करती हैं कि वो नए शेयर्स इशू ना करें, फंड रेजिंग पब्लिक से ना करें, क्योंकि या तो वो ऑलरेडी ऑप्टिमम लेवल पे होती हैं या वो ऐसी पोजीशन में होती है जिन्हें लगता है कि यार नहीं, शेयर होल्डिंग एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई लोन दे दे। तो ऐसे केस में फिर बेटे आपका जो बैंक्स हैं वो आपको सपोर्ट करता है। उन्होंने इनके लिए बहुत से फैसिलिटीज़ निकाल के रखी हुई हैं, जिसमें स्टेट बैंक ने एक स्कीम इनके लिए निकाली हुई है, एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम, और कुछ स्कीम्स हैं जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस फैसिलिटीज़ के नाम से मशहूर हैं। बेटा जो तो इस टेक्सटाइल यूनिट एक्सपोर्ट सेक्टर में काम कर, एक्सपोर्ट डिवीज़न में काम कर रहे हैं, यानी उनकी एक्सपोर्ट होती है पाकिस्तान से, जो कि पाकिस्तान के लिए एक फेवरेबल बात है, उस केस में उनको एक्सपोर्ट की रीफाइनेंसिंग स्कीम दी जाती है। यानी देखो थोड़ा पैसा, मैं अगर एक सिंपल बात कहूँ कि मुझे 5 करोड़ रुपया चाहिए सपोज़, या 2 करोड़ रुपया चाहिए एक कंटेनर को भेजने के लिए, और मैं उस 2 करोड़ पे से फॉर एग्जांपल वो बेच के 3 करोड़ 3.5 करोड़ रुपया बना लूँगा, तो बैंक को अभी मुझे राइट टाइम पे 2 करोड़ की फाइनेंसिंग चाहिए, तो बैंक मुझे वो एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग स्कीम प्रोवाइड कर देगा। मैं वो पैसा यूज़ करके मैं वो फाइनेंस कर दूंगा, मैं वो शिपमेंट कर दूंगा, और जो ही पैसा क्लियर होगा मैं बैंक का इंटरेस्ट के साथ, उनकी जो अमाउंट बनती है नॉमिनल इंटरेस्ट के साथ, वो पे करके बाकी प्रॉफिट। अब इससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ, शायद मेरे पास उतने फंड्स ना होते कि मैं एक्सपोर्ट कर पाता, लेकिन इस फैसिलिटी की वजह से थोड़ा सा बैंक को शेयर दूंगा और अल्टीमेटली एक एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर लूँगा। तो इस तरह बहुत सी एक्सपोर्ट, और इसी तरह इन्हीं यूनिट्स के लिए, टेक्सटाइल यूनिट्स के लिए और बहुत से अदर यूनिट्स के लिए भी जो एक्सपोर्ट में डील करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सी टैक्स में भी इनके लिए छूट रखी हुई है। ज़ीरो रेटेड टैक्स फैसिलिटीज़ में काम करते हैं कि उनके ऊपर टैक्स ही अप्लाई नहीं होता, जस्ट टू प्रमोट दैट सेक्टर कि यार तुम एक्सपोर्ट करो, क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान नीड दैट फॉरेन एक्सचेंज। ठीक हो गया जी। सो वो कहते हैं इन रिसेंट ईयर्स ग्रोथ इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज़ बीन डल एंड स्टेगनेंट हो चुकी है। उसकी क्या वजूहात हैं, उसमें कई वजूहात उसने आपके सामने लिखी हैं। उसने पहला लिखा कि टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल एट लो प्राइसेस इन अदर कंट्रीज़। तो भाई अगर आपकी फाइनल प्रोडक्ट जो आपकी टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें से मैं कहता हूँ एक डेनम है प्रोडक्ट से, एक जीन्स है, सो वो उसकी प्राइस अगर कंपेटिटिव नहीं है आपकी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो फिर शायद आपको compete करना पॉसिबल नहीं होगा। लोग आपका माल क्यों खरीदेंगे? जैसा फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, आप यहाँ से प्रोडक्ट बना के बेचते हो, एक चाइना से भी प्रोडक्ट बनी आई है, दोनों की क्वालिटी सेम है, बट प्राइस फैक्टर जो है वो डिसिसिव फैक्टर बन जाएगा। तो ऑब्वियस बात है वो यही कहना चाह रहा है कि लोअर प्राइसेस की वजह से हमें ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्ट जो कहता है बिकॉज ऑफ सब्सिडीज एंड अदर बेनिफिट्स एंड देयरफॉर पाकिस्तान प्रोडक्ट हैव बिकम लेस कंपेटिटिव। हम कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में compete नहीं कर पा रहे, बिकॉज देखो बेटे जब आप पाकिस्तान की हदूद से बाहर निकल गए हो तो पूरी वर्ल्ड जो है वो ग्लोबल विलेज है। अब वहाँ पे हर तरह का कंपेटिटर बैठा है, चाइना भी बैठा है जो आपका बहुत मेजर कंपेटिटर बन जाता है हर दफ़ा। तो ऐसे कंपेटिटर फिर आपको डैमेज करें, आपकी ग्रोथ को डैमेज करते हैं। इन पाकिस्तान टैरिफ ऑन imported textile material applied to provide protection to the domestic industries, which has resulted in inefficiencies in the local manufacturing process. Tariffs on imported textile, बेटा देखो एक और बड़ी inefficient गवर्नमेंट पॉलिसी है जो मुझे हमेशा लगती है कि आपको जब पाकिस्तान के अंदर कंपटीशन फेस करना पड़ता है, जिस तरह आपने अक्सर देखा
कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर लोकल जो इंपोर्टेड व्हीकल्स हैं उनके ऊपर 100% टैक्सेस और लेवीज, कईयों के ऊपर तो 200% टैक्सेस और लेवीज भी लगते हैं अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो वो व्हीकल, स्पेशली वो अगर लग्जरी व्हीकल्स में आती है। तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, बजाय कंपटीशन को फेस करने के लिए हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को प्रेशराइज करते हैं कि तुम ऐसी पॉलिसी बना दो कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर 200-300% लेवी टैक्सेस इंपोज कर दो। उनकी प्राइस अगर 100 रुपये है वो ऑटोमेटिकली 300 रुपये की हो जाएगी, और हमारी प्रोडक्ट चूँकि लोकली असम्बल्ड प्रोडक्ट इतनी अच्छी नहीं है, वो फिर भी 200-250 की पड़ती है, तो हमें बेचनी आसान हो जाएगी मार्जिनल डिफरेंस की वजह से। तो मुझे लगता है ये हमेशा इनएफिशिएंट पॉलिसी है, बजाय ये बिल्कुल ऐसे ही है कि दुश्मन बाहर खड़ा है और आप दुश्मन पे पाबंदियां लगा दो ताकि घर सेफ महसूस कर सको। तो ये इनएफिशिएंट पॉलिसी है जिसकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री ने बहुत एक्सप्लॉइट करना शुरू किया हुआ है लोकल कस्टमर को। देखो बेटे, अगर मैं कहूँ कि इंपोर्टेड व्हीकल आपको 5 लाख की मिल रही है और जो लोकली बेस्ड यहाँ पे लोएस्ट कार है वो आपको 25 लाख से ऊपर की पड़ रही है, तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो 25 लाख की लोकल प्रोडक्ट खरीदेगा, वो 5-6 लाख की इंपोर्टेड प्रोडक्ट क्यों ना खरीद ले। ठीक है, तो इसी वजह से इंपोर्ट ड्यूटीज़ इतनी हाई कर दी जाती हैं कि वो फिजिबिलिटी इंटरनेशनल मार्केट एंटर हो ही नहीं पाती इसके अंदर। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये एक सिनेरियो है। ठीक है जी, और जस्ट अ मिनट जी। अच्छा, तो हम लोग थे, अच्छा इसके बाद अगला जो एलिमेंट है वो स्टेगनेंट डोमेस्टिक कॉटन प्रोडक्शन है। बेटे देखो, क्लाइमेट चेंज आ रहा है, प्लस उसके अलावा हम लोगों ने आज तक अपने कहते तो हैं कि हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं जिसमें हमारी मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से आता है, बट अल्टीमेटली आज भी वही पुरानी टेक्नोलॉजी पुराने मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमारी जो प्रोडक्शन लेवल है आज भी वो लिमिटेड है। तो उस वजह से एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमें इंपोर्ट करना पड़ता है रॉ मटेरियल। ठीक हो गया। लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, बहुत कम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक हो गया। देन वो कहता है जी लो यूजेज ऑफ मैन मेड फाइबर्स, and then failure to benefit from cost efficiencies through cluster development and growth। आप अल्टीमेटली बेनिफिट्स नहीं ले रहे हो, कॉस्ट एफिशिएंसीज मॉडल इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, ठीक है, ना डेवलपमेंट में ना ग्रोथ में। और देन क्लस्टर कहते हैं कलेक्टिव ग्रुप ऑफ, ठीक है, एब्सेंस ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिस और लैक ऑफ स्किल्ड लेबर। तो ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जो शॉर्ट कमिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, जो कि एक बर्डन क्रिएट कर रहे हैं टेक्सटाइल के ऊपर, सेक्टर के ऊपर, और आपकी टेक्सटाइल प्रोडक्शन को सप्रेस कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। देन आते हैं हम नेक्स्ट वैल्यू चेन के ऊपर। जिस तरह मैंने कहा कि हम रॉ मटेरियल से बात का आगाज़ करेंगे, अल्टीमेटली हम आगे चले जाएंगे। अगर आप कंपोजिट यूनिट की, यहाँ पे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, तो आप कुछ इस तरह चलोगे बेटे कि यूनिट जो टेक्सटाइल का आता है वो आपका स्पिनिंग यूनिट है। इन स्पिनिंग यूनिट के बाद जो नेक्स्ट यूनिट है वो इसका वीविंग यूनिट आ गया। वीविंग के बाद अगर आप देख रहे हो तो इसको आप वो प्रोसेस यूनिट बोल रहा है, और प्रोसेस के बाद वो इसे फिनिशिंग यूनिट का नाम दे रहा है। ऐसे ही है, मैंने यहाँ पे यही पढ़ा अभी, जिसे फिनिशिंग या स्टिचिंग यूनिट का नाम दे रहा है। तो फिनिशिंग मैं यूनिट का नाम इसका असाइन कर रहा हूँ, तो ज़रा फिनिशिंग यूनिट की तरफ आ जाते हैं। तो ये 4 उसके यूनिट हैं बेटे। अब ज़रा थोड़ा सा और समझ ले ताकि छोटी सी बेसिक पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तो आगे चलना आसान हो जाएगा। अच्छा, मैं इसी फिनिशिंग को स्टिचिंग भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मैंने फिनिशिंग यूनिट लिख दिया है। अब बेटे यहाँ पे आना है, देखो इनपुट। ठीक है, इनपुट क्या होगा? रॉ मटेरियल इनपुट होंगे, ऐसे ही है। अब रॉ मटेरियल क्या हो सकते हैं? आपकी कॉटन होगी, आपकी पॉलिस्टर होगा, ठीक है, और आपका विस्कोस हो सकती है, रेशम जो है, ठीक है, कपास। पॉलिस्टर को उर्दू में क्या बोलते हैं? सूत, मेरा सूती धागा, जो सूत होते जो वो। विस्कोस आपका रेशमी जो होता है धागा, वो। ठीक है, अब ये चीज़ें आपने रॉ प्रोडक्शन उठा ली, कॉटन, पॉलिस्टर, विस्कोस उठा ली। इस इंडस्ट्री के लिए ये इनपुट है, और इसने आउटपुट क्या जनरेट करना है? इसने वो थ्रेड बनाना है, यार्न बनाना है, जो इसने वो धागा बनाना है एक्चुअली, जो अगली इंडस्ट्री के अंदर जाएगा एज अ इनपुट। अब इसके लिए, वेविंग के लिए यार्न जो है ये इसकी आउटपुट है इस इंडस्ट्री की या इस यूनिट की, और वीविंग के लिए वही धागा, वही यार्न जो है वो आउटपुट, इनपुट बन जाएगी। ये इसने वेविंग करनी है, इसने रॉ फैब्रिक तैयार कर देना है, अनफिनिश फैब्रिक इसने तैयार कर देना है। अनफिनिश फैब्रिक ने फिर अगले प्रोसेस में जाना है, ये इसकी आउटपुट है और इसकी इनपुट है। इसने इसके ऊपर क्या करना है? यहां पे होनी है केमिकल ट्रीटमेंट्स, ठीक है, इसके ऊपर अप्लाई होने हैं केमिकल ट्रीटमेंट्स कह लें।
वो यहाँ पे अप्लाई होने हैं। इसकी प्रोसेसिंग, जैसा मैंने अक्सर बोला कि आप कपड़ा यूज़ ही नहीं कर सकते अनफिनिश फैब्रिक, वो इतना खुरदरा होता है कि अगर ज़्यादा ज़ोर से रगड़ा जाए तो आग लगने का भी खदशा होता है। तो ऐसे कपड़े आप पहन नहीं सकते। आप अक्सर, मैं ये बात ये भी कहता हूँ कि आप कुछ ऐसे कपड़े खरीदते हो जो लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, लेकिन जब आप उन्हें पहनते हो तो उनसे फंगस लग जाती है आपको। अक्सर अंडर आर्म्स आप फंगस महसूस करते हो या इतने कंफर्टेबल फील नहीं करते उन कपड़ों को पहनने में। उसकी रीज़न यही होती है कि उस पे ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट सही अप्लाई नहीं किया गया हुआ। फिर आप देखते हो कि कुछ कपड़े वॉशेबल होते हैं, 1-2 वॉशेस के बाद उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। रीज़न वो उसके ऊपर वो ड्यूरेबल जो केमिकल्स हैं वो अप्लाई नहीं हुए प्रॉपर्ली, इसलिए वो कपड़ा सस्ता है। तो यहाँ पे केमिकल ट्रीटमेंट्स हो रही है इनके ऊपर, प्रोसेसेस से गुजारा जा रहा है डिफरेंट, उस कपड़े के अंदर डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट फीचर्स ऐड किए जा रहे हैं, और अल्टीमेटली फिर यहाँ से जो आउटपुट प्रोडक्ट जाती है वो फिनिशिंग में जाके उसकी बाकायदा फिनिशिंग में स्टिचिंग होती है, उसको तैयार किया जाता है, उसकी पैकिंग की जाती है। तो वो स्टिचिंग यूनिट का काम होता है या फिनिशिंग यूनिट का काम। तो इसकी आउटपुट जो प्रोडक्ट होती है वो यहाँ पे फाइनली फिर स्टिचिंग यूनिट के अंदर जाके वो रेडीमेड कपड़ा वो तैयार हो जाता है। ठीक है, उस पर बटन्स लगने, उस पर जिप्स लगनी है, उस पर पॉकेट्स लगनी है, उससे प्रेसिंग होनी है, वो सब काम यहाँ पे हो रहे होते हैं। जैसा मैंने कहा, स्टिचिंग होनी है, बटन्स लगने हैं, कॉलर्स लगने हैं, पॉकेट्स लगनी है, उसकी इवन के आयरन होना है उसने आखिर में, ये सब काम इस डिपार्टमेंट के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। और फाइनली पैकिंग भी इसी में आ जाती है। अल्टीमेटली आखिर में पैकिंग भी इसी में हिस्सा हो जाती है, पैकिंग भी। सो ये बेटे आपकी एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। एक प्रोडक्ट यहाँ से शुरू हुई और अल्टीमेटली घूमते 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 फिनिश गुड पे ख़त्म होगी। ठीक हो गया जी, ये बात भी अगर समझ आ गई तो आगे चलते हैं बेटे। अब यहाँ से मुझे ये बात समझाना था थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कहते हैं प्राइमरी रॉ मटेरियल यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर कॉटन, पॉलिस्टर और विस्कोस है। कॉटन हमारे पास लोकली भी प्रोड्यूस होती है और प्लस हमारे पास इंपोर्टेड कॉटन भी है। बहुत रिफाइंड क्वालिटी चाहिए हो तो हम इंपोर्टेड की तरफ जाते हैं, या यूं कह लूं कि प्रोडक्शन हमने करनी है, हमारे पास उतनी लोकल कॉटन प्रोड्यूस नहीं होती जितनी हमारी डिमांड है इस पर्टिकुलर स्पिनिंग इंडस्ट्री की, तो इसलिए हमें कॉटन इंपोर्ट भी करनी पड़ती है। जबकि दूसरे दो मटेरियल्स जो हैं, कॉटन जो है वो ऑब्वियसली नेचुरल फाइबर है, और ये बात तो समझ आती है आपको, नेचुरल है। फाइबर ग्रोन एज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इन पाकिस्तान विद इन विच पंजाब और सिंध जो हैं वो मेजर हैं जी इसमें कॉटन ग्रोइंग प्रोविंसेस। ये दो प्रोविंसेस का नाम सिर्फ फहरिस्त है। द अदर टू रॉ मटेरियल जो हैं, ये जो पॉलिस्टर है या विस्कोस है, ये मैन मेड फाइबर्स हैं और विच आर बोथ लोकली प्रोड्यूस भी होते हैं और इम्पोर्टेड भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट ही आपको मिलती है। लोकल कॉटन फ्रॉम द फील्ड रिसर्चर from the field reaches textile spinners through cotton ginners. कॉटन जिनिंग इंडस्ट्री होती है, वैसे तो बहुत से स्पिनिंग यूनिट ऐसे हैं कि जिनिंग का प्रोसेस वो खुद परफॉर्म करें। जिनिंग का प्रोसेस क्या है कि रॉ कॉटन लेकर आते हैं और उसमें से फिर वो वेस्ट मटेरियल जो उसकी गंदगी है वो साफ करके उसको जिनिंग प्रोसेस से गुजारते हैं। अच्छा जी, अब कॉटन फाइबर कहता है कॉटन जिनिंग इज अ प्रोसेस इन विच द कॉटन फाइबर आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड एंड वेस्ट सच एज लीव्स। वो सीड्स और उसके दाने, वो जो बीज हैं, और प्लस वो जो उसके साथ वेस्ट मटेरियल ऐड होता है, वो तनिया, वो उनके तने और ये वो सब अलग करके कॉटन को प्योरीफाई कर लिया जाता है। द रॉ मटेरियल प्रोसेस को फिर उस जिनिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। द रॉ मटेरियल फ्रॉम फॉर कॉटन जिनर्स इज सीड कॉटन, पुट्ठी जिसे बोलते हैं, एंड इट्स फिनिश गुड्स, फिनिश प्रोडक्ट इज कॉटन बेल। तो फिर अल्टीमेटली वो कॉटन जो प्योरीफाई होती है उसकी एक बेल बना ली जाती है, सर्कुलर बेल होती है, बड़ी बड़ी सी बेल्स बना ली जाती हैं, ठीक है, अक्सर। और कॉटन जिनर्स रिप्रेजेंटेड बाय पाकिस्तान कॉटन जिनर एसोसिएशन आर लोकेटेड इन कॉटन ग्रोइंग एरियाज ऑफ पंजाब एंड सिंध। बेटा देखो, कॉटन जिनर इंडस्ट्रीज यूजुअली वहाँ पे अवेलेबल नहीं है इतनी अच्छी, तो क्या करते हैं वो लोग, ब्रोकर्स के थ्रू काम करते हैं। किसान लाके अपना सारा जो फसल है वो उन ब्रोकर्स को देते हैं और ब्रोकर्स आगे फिर इन लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द कॉटन जिनर्स आर नॉट रजिस्टर्ड एज कॉर्पोरेट एंटिटीज एंड ऑपरेट सेल्स चैनल विद द हेल्प ऑफ कॉटन ब्रोकर्स की मदद से वो चीज़ें अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भेजते हैं टू द स्पिनिंग इंडस्ट्री। ठीक है जी। डिमांड एंड सप्लाई डायनामिक्स ऑफ कॉटन जिनर इज अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर, जिसमें वेदर कंडीशंस हैं, इंपोर्ट हैं, ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, इंपोर्टेड कॉटन, इंपोर्ट ड्यूटीज़ ऑन इंपोर्टेड कॉटन है, एक्सचेंज रेट, जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री। तो बेटा ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो इसको या तो समटाइम्स एक्सेप्ट, समटाइम्स प्रमोट करते हैं, समटाइम्स एक्सेप्ट कर। जस्ट अ मिनट,
और समटाइम्स उसको क्या नाम है प्रमोट कर देते हैं, समटाइम डिस्करेज कर देते हैं। टेक्सटाइल स्पिनर एंड टेक्सटाइल कंपोजिट सीक सर्विसेज ऑफ द ब्रोकर टू सोर्स कॉटन फ्रॉम कॉटन जिनर। अल्टीमेटली इन्हीं लोगों को चाहिए ना बेटे कॉटन, ये वाली, तो ये राब्ता करते हैं ब्रोकर्स के साथ। ठीक हो गया, तो ये बात उसने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। इसके बाद हम आते हैं उसने यहाँ पे पैराग्राफ में बताया कि कॉटन हम कहाँ कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, अलोंग विद के हमारे पास दो हमारे जो प्रोविंसेस हैं वो इसको लोकली प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। जबकि उसने कहा ये जो इब्राहिम फाइबर्स है और आईएसआई पॉलिस्टर है, ये मेजर पॉलिस्टर मैन्युफैक्चरर्स हैं इन पाकिस्तान जो लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं। बाकी आप इंपोर्ट करेंगे अगर ये डिमांड मीट नहीं करते, तो ये इंपोर्ट भी हो रही है चाइना से, कोरिया से। ये मैं पॉलिस्टर की बात कर रहा हूँ बेटे, उसने इन्फॉर्मेशन दी है ना सिर्फ। तो पॉलिस्टर जो है वो चाइना से, कोरिया से और कुछ एशियन कंट्रीज से हो रही है। इसके अलावा विस्कोस जो है वो सोर्स हो रही है थ्रू इंपोर्ट चैनल। मेजर इंपोर्ट कंट्रीज फॉर विस्कोस चाइना, इंडोनेशिया एंड कोरिया, वहाँ से विस्कोस इंपोर्ट कर रहे हो आप। ठीक हो गया। देन आने लगे हैं जी, अब वो आपको बताने लगा है कि स्पिनिंग यूनिट कैसे चलता है। वीविंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा जो कि थोड़ा सा टफ हो जाएगा इस लेवल पे समझना। फिर वो प्रोसेसिंग को एक्सप्लेन करेगा और प्रोसेसिंग के बाद वो आपकी फिनिश जो है वो उसको इसी के अंदर कहीं ना कहीं लपेट देगा, वरना यहाँ पे करके वो फिनिशिंग को एक्सप्लेन कर रहा होगा। ठीक है जी, तो ये यूनिट्स के बारे में वो डिस्कशन अब करने लगा है। तो पहला यूनिट है स्पिनिंग यूनिट। तो कहता है स्पिनिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ रॉ मटेरियल, जिसमें कॉटन शामिल है, पॉलिस्टर शामिल है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं यॉन में इन अ क्लाइमेट कंट्रोल फैसिलिटी। बेटे यहाँ से ये इनपुट आ रही है और अल्टीमेटली ये यॉन बन रहा है, जो कि आउटपुट स्पिनिंग का लेकिन इनपुट है वीविंग का। फॉर प्लानिंग पर्पसेस वो कहता है ऑन सब यूनिट लेवल spin plan is prepared for planning the yarn types to be produced as well as for backward planning of input requirement of each subsection of spinning process. Input is determined backward from auto cone to mixing process, keeping in view the waste percentage in each प्रोसेस। अब मैं एक छोटी सी बात, अब स्पिनिंग को मैं ज़रा थोड़ा सा वजाहत कर दूं। बेटा इस स्पिनिंग के अंदर प्रोसेसेस हैं डिफरेंट किस्म के, जिसमें फॉर एग्जांपल आपने कॉटन से वो बेल बना ली, बेल के बाद आप इसे ले जाओगे, उनका ब्लेंड करने के लिए सेक्शन मौजूद होता है, आप उसमें ले जाओगे जहाँ है कॉटन और पॉलिस्टर को ब्लेंड कर दिया जाता है। जिसमें अक्सर आप देखते हो ना, आप कोई शर्ट बाय करने जाते हो तो वो कहते हैं जी 60% कॉटन है और 40% पॉलिस्टर है। वो ब्लेंडिंग हुई हुई है, वो मिक्सिंग हुई हुई है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजरते हैं। जिस तरह इसमें एक प्रोसेस आता है, मिक्सिंग डिपार्टमेंट आता है, एक इसमें आ जाता है आपका रिंग डिपार्टमेंट जिसे बोलते हैं, रिंग डिपार्टमेंट गालबन रिंग बोलते हैं, या फिर ड्राइंग सेक्शन, कुछ इस तरह के ना डिफरेंट सेक्शंस हैं। जस्ट अ मिनट होल्ड कीजिए, मैं कंफर्म करता हूँ। बिल्कुल ठीक मैं बोल रहा था, दोनों ही सेक्शन मौजूद हैं, रिंग सेक्शन है और ड्राइंग सेक्शन है। आपका रिंग सेक्शन एक और एक सेक्शन इससे अगला होता है। तो रिंग सेक्शन पे आके मैं भी बात क्लोज कर रहा हूँ। पहले आपको मैं ज़रा रिंग सेक्शन छोटा सा दिखा दूँ कि रिंग सेक्शन क्या होता है एक्चुअली। अगर आप ये वर्ड पढ़ो, मैं दोबारा ऊपर से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। द कैपेसिटी ऑफ स्पिनिंग यूनिट इज डिनोमिनेटेड इन नंबर ऑफ स्पिंडल्स इन रिंग सेक्शन। बेटा मैं आपको ज़रा हल्का सा, एक मैंने जितना कहा, मैं आपको कुछ पिक्चर्स की मदद लूँगा और आपको ज़रा रिंग सेक्शन दिखा देता हूँ कि रिंग सेक्शन कैसा होता है। तो ज़रा ये देखिए, इसमें आपके पास ये जो एरिया है ये रिंग सेक्शन है बेटे। अगर आपको थोड़ा सा इस पिक्चर को मैं क्लियर कर पाऊँ, ये स्पिंडल्स लगे हुए हैं बेटे, ये अगर आप देखो तो ये सारे स्पिंडल्स हैं और ये सेक्शन कहलाता है इंडस्ट्री का रिंग सेक्शन। स्पिंडल्स क्या है, इन पे ये नलकियां टाइप, बड़ी बड़ी नलकियां, जो मैं अक्सर इसको यूं वर्ड कहता हूँ, बड़ी नलकियां लगी हुई हैं। इनफैक्ट ये स्पिंडल्स कहलाते हैं। ये नंबर ऑफ स्पिंडल डिटरमिन करते हैं कि आपका, उसने कहा ना, यहाँ पे देखो वर्ड जरा पढ़ो, उसने कहा कि कैपेसिटी कितनी है इस स्पिनिंग यूनिट की, वो डिपेंड करता है कितने स्पिंडल्स लगे हुए हैं। तो आप किसी भी स्पिनिंग यूनिट में जाओगे तो आपको ऐसा पूरा एक हॉल जो है ना वो खाली,
आपको इस तरह का। और अगर बड़े कंपोजिट यूनिट में जाओगे तो 2 हॉल्स आपको मिलेंगे जहाँ पे इस तरह के स्पिंडल्स लगे होंगे लाइन में इस तरह। तो इस पे धागा, फाइनल धागा जो है वो ब्लेंड होके चढ़ता चला जा रहा है। फाइनल नहीं होता वैसे, इसके बाद भी उसकी कोन्स बनाई जाती हैं इसी बड़ी बड़ी नलकियों से, इनफैक्ट स्पिंडल से फिर ये उतारी जाती हैं और अल्टीमेटली उन्हें इस तरह की शक्ल इख्तियार कर दी जाती है, इस तरह की कॉन्स। ये फाइनल प्रोडक्ट होती है। अगर आप देखो तो ये कॉन्स लगी हुई हैं, हम इन्हें कॉन्स बोलते हैं, ये कॉन्स लगी हुई हैं, ये फाइनल प्रोडक्ट है। ये आखिर में चले जाती हैं फिर फिनिश गुड स्टोर रूम में, जहां इन्हें क्लाइमेट कंट्रोल वेदर में रखा जाता है क्योंकि उसके यूजेबल नहीं है नेक्स्ट वीक। तो ज़रा गौर करो, बेल्स बनाई, बेल बना के आगे चले, मिक्सिंग की, उनकी ब्लेंडिंग की, 60% कॉटन 40% पॉलिस्टर, या किसी ज़माने में अच्छे वक्तों में 80-20 की रेशो चलती थी। पॉलिस्टर इतना फ्रेंडली नहीं होता विद द बॉडी, जबकि कॉटन बहुत फ्रेंडली है विद द बॉडी, ठीक है ना। पॉलिस्टर आपको बाकायदा चुभता है, अगर आपको शायद एहसास हो इसका। तो मिक्सिंग के बाद आपका रिंग सेक्शन आ गया जिसमें स्पिंडल्स लगे हुए हैं। उसी मिक्सिंग से जो ब्लेंड्स बनाए हैं आपने, उससे वो स्पिंडल्स पे वो चढ़ना शुरू हो जाएंगे। फिर स्पिंडल से फाइनली आप चले जाओगे ड्राइंग सेक्शन में, जिसमें उसको फाइनली इस फिनिश गुड स्टोर रूम में ये प्रोडक्ट भेज रहे होगे। और ये वो नलकियाँ बड़ी बड़ी जो आखिर में आप जो धागा जो भेज रहे होगे, किसको भला, अपने वीविंग सेक्शन को। ठीक हो गया जी, ये बात समझ आ गई। तो आगे चलूँ ज़रा। अच्छा जी, आगे वो कहते हैं, अब ज़रा ये वाली बात समझ आ गई होगी आपको कि द कैपेसिटी ऑफ द स्पिनिंग यूनिट इज डिनोमिनेटिंग इन नंबर ऑफ स्पिंडल रिंग सेक्शन अ फ्रंट एंड सब यूनिट इन स्पिनिंग प्रोसेस। फ्रंट एंड सब यूनिट, उसको तरीका है बताने का, एक्सप्लेन करने का। अब ऊपर पढ़ो, आपने प्लानिंग करनी है। स्पिन प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर प्लानिंग द yarn टाइप्स टू बी प्रोड्यूस। भाई सबसे पहले आप सोचोगे ना, बनाना धागा कौन सा बनाना है, कितना ऑर्डर है मेरे पास। अब जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि अल्टीमेटली आपने कितना ऑर्डर डिलीवर करना है, तो बेटा इंटरकनेक्टेड है ना आपस में। आपने ये डिटरमिन कर लिया कि आपने कितना ऑर्डर डिलीवर करना है, यानी फिनिश गुड स्टोर रूम में कितना ऑर्डर पड़ा होना चाहिए। तो बेटा ये जो ऑर्डर डिलीवर करना उसकी बेस पे ही प्लानिंग करोगे ना, कि रिंग सेक्शन में या ड्राइंग सेक्शन में वो जो आए कॉन्स वो कितनी हो, वो उतनी कॉन्स बनाने के लिए रिंग सेक्शन में कितने स्पिंडल्स कितनी देर के लिए काम करेंगे तो उतनी प्रोडक्शन आएगी। फिर रिंग सेक्शन के लिए मिक्सिंग मटेरियल, मिक्सिंग डिपार्टमेंट के पीछे अल्टीमेटली बेल्स कितनी चाहिए होंगी। फिर देखो हर डिपार्टमेंट के अंदर, जिस तरह मैंने कहा, हर डिपार्टमेंट, जैसा मिक्सिंग डिपार्टमेंट है, रिंग सेक्शन है, इनके अंदर वेस्टेजेस भी हैं। हो सकता है यहाँ पे 5% वेस्टेज हो, यहाँ पे से वेस्टेज का परसेंटेज है 6%। तो बेटा वेस्टेजेस भी तो होंगी। तो जब हम प्लानिंग कर रहे होंगे तो हम ये जहन में रखेंगे कि बेटा 100 यूनिट बनाने हैं तो इस सेक्शन में 6 ज़ाया भी हो जाने हैं, तो 106 होने चाहिए। 106 यूनिट बनाने हैं तो इस सेक्शन में 5 और ज़ाया हो जाने हैं, 111 के मुताबिक मुझे कितनी बेल्स या कितनी कॉटन इनपुट करनी है, मैं इनपुट क्वांटिटी बढ़ाऊंगा ताकि वेस्टेज हर सेक्शन में होती चली जाए, तो आखिर में उतनी प्रोडक्शन बची हो जितनी हमें चाहिए है। तो यही बात उसने यहाँ लिखी है कि स्पिन लेवल इज प्रिपेयर्ड, प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर प्लानिंग द yarn टाइप्स टू बी प्रोड्यूस, किस किस्म का yarn धागा बनाना है, एज वेल एज फॉर बैकवर्ड प्लानिंग। इसके साथ साथ हमें बैकवर्ड प्लानिंग भी नसीब हो रही है। बैकवर्ड किस तरह चलेंगे, कितना प्लान करेंगे, कितना प्रोडक्ट चाहिए होगा रॉ मटेरियल, ठीक है। बैकवर्ड प्लानिंग ऑफ इनपुट रिक्वायरमेंट, कितनी इनपुट चाहिए होगी फॉर ईच सब सेक्शन ऑफ स्पिनिंग प्रोसेस। सब सेक्शन के लिए, रिंग सेक्शन के लिए, मिक्सिंग सेक्शन के लिए, या उससे पीछे जो आपका जिनिंग सेक्शन आ जाता है उसके लिए। इनपुट इज डिटरमिन्ड बैकवर्ड फ्रॉम ऑटोकॉन टू मिक्सिंग प्रोसेस। आप ऑटोकॉन से वो पीछे जा रहे हो मिक्सिंग प्रोसेस में, मिक्सिंग प्रोसेस से पीछे जा रहे हो, ठीक है। कीपिंग इन व्यू द वेस्ट परसेंटेज इन ईच प्रोसेस, और हर परसेंट वेस्ट कितना हो भी आप कंसिडर कर रहे हो। तो ये एक्चुअली में आप अपनी फिनिश गुड की डिमांड से ये डिटरमिन करते हो कि इनपुट कितना रिक्वायर्ड होगा, ठीक है जी। तो ये एक एलिमेंट है प्लीज। सो नेक्स्ट सेक्शन है जी हमारे पास विविंग सेक्शन। इनफैक्ट अब विविंग सेक्शन में कपड़ा जो है, धागा हमारे पास आ चुका है फ्रॉम स्पिनिंग यूनिट। वो हमारा कंपोजिट भी हो सकता है कि हमारे ही यूनिट हो, ये वाला भी हम एक ही ग्रुप के अंडर काम कर रहे हो,
या फिर ऐसा हो सकता है कि हम लोग बाय कर रहे हों फ्रॉम किसी आउटसाइडर स्पिनिंग इंडस्ट्री से बाय करके हम सिर्फ वीविंग यूनिट चला रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। तो वीविंग यूनिट में अगर हम आते हैं तो वीविंग यूनिट के अंदर अब कपड़ा जो है वो धागा आ गया है और इधर से अनफिनिश फैब्रिक तैयार होना है, तो खड्डी का इस्तेमाल करके अनफिनिश फैब्रिक इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं अगर आप लोगों की यकीन सिर्फ एक पिक्चर व्यू देने के लिए, जिससे हमने यहाँ पे पिक्चर व्यू इस्तेमाल किया, हम एक पिक्चर व्यू इस्तेमाल करते हैं खड्डी का। अगर आपने कभी इस तरह की पिक्चर देखी हो खाड़ी की, जो अक्सर आप देखते हो कि वो हाथ से बुन रहे होते थे कपड़ा, तो ये बड़ी कॉमन मशीन थी वो जो यूज़ की जा रही होती थी खड्डी के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा तो आप वहाँ से कर ही सकते हैं गूगल से डाउनलोड। तो इनफैक्ट अब ये कपड़ा बुनना जाना है, कपड़ा बुना कैसे जाता है, जैसा अगर रफली कहूँ तो इस तरह के एक अदद धागा, अगर आप गौर करो तो एक अदद धागा हॉरिजॉन्टल आ रहा होता है, ठीक है, और एक अदद धागा वर्टिकली आ रहा होता है। ऐसे ही है, जो वर्टिकल धागे ऐसे उस मशीन में, उस खाड़ी में एंटर किए जा रहे होते हैं और एक प्रॉपर पैटर्न में, जो कि मल्टीपल पैटर्न्स इसके अवेलेबल हैं, अभी मैं इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ाऊंगा भी। और कुछ धागे यहाँ से एंटर हो रहे हैं हॉरिजॉन्टली, तो इनको बेटे जो वर्टिकल आपकी वो आ रही जान आ रही होती है या वो थ्रेड आ रही होती है, वो इनफैक्ट वॉप कहलाती है, और जो हॉरिजॉन्टल है उसको वेफ्ट बोलते हैं। तो ये दो टेक्निकल टर्म्स हैं, टेक्निकल जार्गन्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे कि वर्टिकल को हम वॉप बोल रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल जो है आपका धागा वॉर्प, और जो आपका हॉरिजॉन्टल धागा बुनने में इस्तेमाल हो रहा है, हॉरिजॉन्टल साइड से आ रहा है, वो वेफ्ट कहला रहा है, ठीक है जी। तो वॉप एंड वेफ्ट। अच्छा जी, आगे चल रहा हूं, अब जरा ये बात समझाऊंगा। इन वीविंग कहता है जी, यॉन थ्रेड फ्रॉम द स्पिनिंग डिपार्टमेंट इज वीव्ड टू फॉर्म ग्रेज अनफिनिश्ड वुवन और निटेड फैब्रिक। अब यहां से जो धागा आ रहा है वो कपड़े में तैयार अनफिनिश्ड फैब्रिक में कन्वर्ट होने लगा है इस डिपार्टमेंट में। वीविंग इज अ प्रोसेस इन विच लॉन्गिट्यूडनल थ्रेड अलोंग द लेंथ ऑफ द फैब्रिक, ये लॉन्गिट्यूडनल थ्रेड है, वॉप, ठीक है। कहता है लॉन्गिट्यूडनल थ्रेड जो है एंड लेटरल थ्रेड द थ्रेड अलोंग विद द विड्थ ऑफ द फैब्रिक, यानी कि ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये लेटरल है, ये वॉप है, ये वेफ्ट है। तो कहता है ये क्या होते हैं आपस में, आर इंटरलेस्ड टू मैन्युफैक्चर फैब्रिक। अब एक धागा यहां से गुजरा है, एक ऊपर से आ रहा है ऐसे धागा, और वो गांठ बनती चली जा रही है, वो क्या कहते हैं, बुन नहीं जा रहा है, कपड़ा बुनना शुरू हो गया है, ठीक है। द क्वालिटी एंड टाइप ऑफ फैब्रिक इज डिटर्मिन्ड बाय सेवरल फैक्टर। अब यहाँ पे जो ये कपड़ा बनेगा ना, उसकी क्वालिटी या टाइप जो है वो डिपेंड करती है आपने रॉ मटेरियल किस क्वालिटी का इस्तेमाल किया है, यानी धागा किस क्वालिटी का इस्तेमाल किया है, नंबर ऑफ वॉप पर इंचेस, नंबर ऑफ वॉप्स कितने हैं, कितने लॉन्गिट्यूडनल थ्रेड हैं, एंड नंबर ऑफ वेफ्ट्स पर इंच, और कितने वेफ्ट हैं, ठीक है। तो इनकी बेस के ऊपर आपका वो कपड़ा तैयार हो रहा होता है, उसकी क्वालिटी वगैरह तैयार हो रही होती है। आगे चलता हूं, कहते हैं देयर आर डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ वीविंग। अब मैंने कहा जिस तरह वीविंग के डिफरेंट पैटर्न है, ये तो मैंने बड़ा सिंपल सा आपके सामने ये ड्रॉ कर वॉप और वेफ्ट समझाने के लिए। अब वॉप और वेफ्ट एक धागे के बाद एक ऊपर से, सपोज मैं कहता हूं ये कुछ ऐसा चलेगा कि एक वॉप आएगा, सपोज इस तरह वॉप वेफ्ट इसके नीचे से, इस धागे के नीचे से गुजरा और इस धागे के ऊपर से गुजरा, फिर नीचे से फिर ऊपर। तो ये भी तो एक स्टाइल है कपड़ा बुनने का, ऐसे लाइक वेविंग स्टाइल में, ठीक है। तो वो कहता है कि देयर आर डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ वीविंग सच एज प्लेन वीव, ये लिखे जी, प्लेन वीव, सैटिन वीव एंड 12, ये तीन नाम उसने वेविंग पैटर्न आपको डिस्क्लोज किए हैं। मैं बेटे आपको मैक्सिमम इसको सिर्फ थ्रेड की शक्ल में दिखा सकता हूं ताकि आपको समझ आ जाए, अदरवाइज ये आपके जब तक आप इसको देखोगे नहीं बुनते हुए, ये मेरा नहीं ख्याल आपको इतना अच्छा समझ आएगा। लेकिन तीन स्टाइल्स उसने एक्सप्लेन किए, दिखने में एक जैसे लग रहे हैं बट रियलिटी में नहीं है। तो एक है प्लेन वीव ये वाला, 12 इस तरह का पैटर्न, और सैटिन वीव वो ये वाला पैटर्न है। तो सिर्फ पैटर्न थोड़ा सा एक्सप्लेन किया मैंने, वीविंग पैटर्न। तो ये तीन वीविंग पैटर्न जो है उसने आपको इधर अभी एक्सप्लेन किए हैं, ठीक हो गया। मैं साथ साथ आपको एक पिक्चर देता जा रहा हूं ताकि आपके जहन में वो वर्ड्स अपनी जगह बना लें। अब लूम प्लान है और वीव प्लान जो है इस प्रिपेयर, या वीव प्लान कह लो या लूम प्लान कह लो, जो भी कहना चाहो, इज प्रिपेयर्ड फॉर
Production planning, which generally includes allocation of looms to production of desired quantity of weaved fabric, loom speed, target production, tentative completion date. obvious बात है, कितनी लूमें होंगी, कितना लूम में वॉप वेफ्ट की क्या तादाद होगी, वो डिपेंड करता है टाइप कैसी बनानी है, किस किस्म का डिमांड है कपड़े की, ठीक है। लूम की स्पीड क्या होगी, टारगेट प्रोडक्शन क्या है, कितनी देर में कंप्लीट करना है, ये सब पैटर्न्स डिटरमिन करेंगे कि हमने नंबर ऑफ लूम्स कितनी लगानी है या लूम का हमारा पैटर्न क्या होगा, ठीक है। वो कहते हैं फिर कैपेसिटी ऑफ वीविंग यूनिट, हमने यहाँ पे कहा था इसकी कैपेसिटी डिटरमिन करनी है तो नंबर ऑफ स्पिंडल्स की बेस पे होगी। वो कहते हैं इस वीविंग यूनिट की कैपेसिटी डिटरमिन करनी है तो वो होगी इज डिटरमिन बाय द नंबर एंड टाइप्स ऑफ लूम, कि कितनी नंबर और टाइप ऑफ लूम अवेलेबल हैं, ठीक है जी। तो अब मैं अगर आसान लफ्जों में यहां पे लिख दूं कि इसका स्पिनिंग यूनिट का मेजरिंग यूनिट है नंबर ऑफ स्पिंडल्स, ठीक है, और इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है नंबर एंड टाइप ऑफ लूम्स, ये इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। और वो डिटरमिन कैसे होता है, स्क्वायर मीटर में, विच इज इक्वल टू 50 पिक्स, ठीक है जी। आगे चलता हूं, अब हम इसी सेक्शन में वॉपिंग सेक्शन में आ गए हैं। अभी तक हमने वीविंग सेक्शन को एक्सप्लेन किया था, वीविंग सेक्शन के अंदर ही उसने वॉपिंग सेक्शन भी हमें एक्सप्लेन किया थोड़ा सा। ये वॉप है बेटे, अगर आपने देखा लॉन्गिट्यूडनल थ्रेड्स जो हैं ये वॉप्स हैं। तो वो कहता है इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ शीट ऑफ yarn थ्रेड्स इन द फॉर्म ऑफ वॉपिंग बीम। बेटा देखो मैं वॉपिंग बीम भी आपको दिखा देता हूँ। वॉप आपका लॉन्गिट्यूडनल थ्रेड है ना, तो बेटा आपकी जो वॉपिंग बीम होती है वो ये होती है, ये लॉन्गिट्यूडनल थ्रेड है आपका, ठीक है, और ये जो बीम लगी हुई है ऊपर ये वाली, ये वॉपिंग बीम है, ठीक है। सो अगर आप देखो तो मैंने पिक्चर आपके लिए निकाली ताकि आपको समझ आ जाए वर्ड क्या है। वॉपिंग बीम इसको बोलते हैं, वीवर्स बीम जिसे बोल रहे हो, ठीक है। तो ये वॉपिंग बीम है। आगे चलता हूं जी, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन वन सेकेंड। अच्छा जी, वॉपिंग बीम के बाद वो कहता है द yarn cones आर इंस्टॉल्ड ऑन क्रील्स इन वॉपिंग सेक्शन। द yarn cones, बेटे yarn cones मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो कॉन्स हैं जिसका वो जिक्र कर रहा है कि इसके ऊपर कॉन्स लगा दी जाती हैं, ये वॉपिंग सेक्शन है। अब अल्टीमेटली ये कॉन्स इनसे उनसे वो स्पिंडल से धागा उतर के इन कोन्स के ऊपर चढ़ रहा है। तो ठीक है, कहता है ये वॉपिंग सेक्शन है। इन क्रील इन वॉपिंग सेक्शन विच आर वॉप इन द फॉर्म ऑफ शीट्स ऑफ longitudinal yarn thread. There are different types of warping such as direct, beam warping, sectional, pattern weaving, warping and ball warping. ये तीनों पैटर्न्स हैं। अगर आप मैं ये कहूँ कि डायरेक्ट वॉपिंग, बीम वॉपिंग जिसे बोलते हैं, सेक्शनल और बॉल वॉपिंग। बेटा मैं इसकी शायद तस्वीरें मैंने जमा की हूँ, एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको शायद, ये सेक्शनल वॉपिंग है, ये पिक्चर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सेक्शनल वॉपिंग है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, बॉल वॉपिंग भी दिखा देता हूँ। ये बॉल वॉपिंग है, ये वाली वॉप, बॉल वॉप, अगर इस तरह का चीज़ बन रही है ये बॉल वॉपिंग है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ, बस ये दो दिखा दी हैं। सेक्शनल ये है, बॉल ये है, ठीक है। और इसी तरह आपको डायरेक्ट भी मिल जाएगी, वो प्लेन होती है स्ट्रेट, ठीक है जी। अब इसके बाद है जी साइजिंग, ड्राइंग, वेविंग और फोल्डिंग। साइजिंग के अंदर बेटे साइजिंग केमिकल्स अप्लाई किए जाते हैं। उसकी देखो मैंने जैसा कहा जब कपड़ा तैयार होता है तो उसके कपड़े पे फ्रिक्शन होती है, तो कहता है साइजिंग केमिकल्स आर अप्लाइड ऑन yarn थ्रेड टू कवर द yarn सरफेस टू विथस्टैंड फ्रिक्शन इन वीविंग प्रोसेस। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए, रोकने के लिए उसके ऊपर साइजिंग केमिकल अप्लाई किए जाते हैं। ड्राइंग का प्रोसेस क्या है, कहता है इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग वीवर्स बीम फॉर द पर्पज ऑफ वीविंग फैब्रिक ऑन द लूम अकॉर्डिंग टू द डिजाइन ऑफ द फैब्रिक। बेटा जो मैंने अभी आपको दिखाई थी ये चीज जिसको मैं वॉपिंग बीम भी बोल रहा था, वो इनफैक्ट वो गोलाई में होते हैं। तो ये वो आप सेट कर रहे हो कपड़े के टाइप के मुताबिक, साइज के मुताबिक, कितनी डायमेंशन का बनाना है, तो ये वीवर बीम सेट की जाती है डिपेंडिंग ऑन हमारा ऑर्डर किस किस्म का है लूम के ऊपर। इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग, वीवर बीम प्रिपेयर की जाती है फॉर द पर्पस ऑफ वेविंग फैब्रिक, कपड़े को बुनने के लिए ऑन द लूम अकॉर्डिंग टू द डिजाइन ऑफ द फैब्रिक।
आगे चलता हूं जी विविंग के ऊपर। इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक बाय इंटरलेसमेंट ऑफ वॉप एंड वेफ्ट ऑन द लूम्स। तो अल्टीमेटली वॉप और वेफ्ट जब मिलना शुरू होते हैं और वो बनना शुरू होता है, सारा बुनना शुरू होता है, उसको आप विविंग बोलते हो। The warps are installed in the loom in the form of weaving beam and the yarn corners are installed to take form of weft। बेटा देखो वो कहते हैं warps are installed in the loom। अब अगर मैं आपको तस्वीर दूसरी दिखाऊं, ये warp था, warp are installed, ठीक है, in the looms in the form of weaving beam। बेटा ये weaving beam है, यहीं पे warp लगेगा ना, जरा देखो लॉन्गिट्यूडनल थ्रेड है ना, वॉप ये इसी तरह लगेगा ना, तो ये बीम पे वॉप सेटअप हो गया और पीछे इसके कौन लगी हुई है, कोने, जहां से वो धागा आ रहा होगा, वो कौन सी, वही जो मैंने अभी दिखाई आपको, वहां से धागा इस बीम के थ्रू थ्रेड्स की लॉन्गिट्यूडनल थ्रेड की शक्ल में आता है, ठीक है। और वो फिर कहता है जी इन द फॉर्म ऑफ वीविंग बीम एंड यार्न कॉन्स आर इंस्टॉल्ड टू टेक फॉर्म ऑफ वेफ्ट। और यार्न कॉन्स जो हैं वो इंस्टॉल कर दी जाती हैं, इनफैक्ट ये वाली कॉन्स साथ लगा दी जाती हैं और धागा वेफ्ट की सूरत में भी इधर से आ रहा है, ठीक हो गया। आगे कहते द वेफ्ट फॉर्म from yarn cones are weaved in thread from weaving beams to manufacture fabric of desired quality। कहता है अल्टीमेटली यहाँ से धागा आ रहा है, यहाँ से कौन से धागा आ रहा है, दोनों आपस में इंटरलेस हो रहे हैं और कपड़ा बुना जा रहा है। ये उसने समझाने की कोशिश की है आपको रिटर्न फॉर्म में। आगे वो कहता हूँ जी, अब मैं आगे बस यहाँ तक इतना ही काफ़ी है। फोल्डिंग पे आता हूँ। वीविंग clothes from loom shed is brought into folding section for inspection, mending, grading, packing और fabric। फाइनली कपड़ा वहाँ से जब लूम से उतर के आता है तो अब उसको फाइनली फोल्डिंग प्रोसेस से गुजरना है, उससे पहले उसकी इंस्पेक्शन होनी है, क्वालिटी ग्रेडिंग होनी है, ठीक है। अब उसने एक और यहाँ पे सिस्टम समझाया, अमेरिकन सिस्टम, जिसमें उसने कहा 4 पॉइंट सिस्टम। अब इसके बारे में क्या पूछ सकता है, 4 पॉइंट सिस्टम क्या है, तो इनफैक्ट वो मैक्सिमम 4 पेनल्टी अलाउड्स हैं, पेनल्टी पॉइंट्स कैन बी गिवन टू 1 फॉल्ट। एक फॉल्ट को 4 पेनल्टी पॉइंट्स आप देते हो। इफ पॉइंट्स पर 100 स्क्वायर यार्ड लेस देन द 20 आर लेस देन 20 फैब्रिक विल बी ग्रेडेड एज ए ग्रेड फैब्रिक। अगर उसके 100 स्क्वायर यार्ड निकल गए हैं, आर लेस देन 20, सॉरी, इफ पॉइंट्स पर 100 स्क्वायर यार्ड, ये जितने पॉइंट्स मिल रहे हैं ये वाले पेनल्टी पॉइंट्स, कहते हैं इफ पॉइंट्स पर 100 स्क्वायर यार्ड लेस देन 20 पॉइंट्स हों तो इसका मतलब ए ग्रेड का कपड़ा है। यानी कि 4 की पेनल्टी पॉइंट्स हैं एक फॉल्ट के ऊपर, तो 20 का मतलब है 5 गलतियाँ, 5 गलतियों तक की इजाज़त दे रहा है वो 100 स्क्वायर फुट में। अगर 100 स्क्वायर फुट में 5 गलतियाँ निकली, 20 पॉइंट बन गए, मतलब 20 पॉइंट के अंदर अंदर की गेम है, तो ए ग्रेड का कपड़ा है, वरना डिफरेंट ग्रेड दे दिए जाएंगे। क्या बात समझ आ रही है। और फिर जब इंस्पेक्शन हो जाती है तो पैकिंग इज़ डन इन द फॉर्म ऑफ बेल्स, रोल्स। अक्सर आप कभी लोकल फैब्रिक स्टोर पे जाओ तो वो आपको थान दिखाते हैं, तो वो थान्स की सूरत में भी रोल्स और थान एज़ पर द रिक्वायरमेंट, जिस तरह का कपड़ा रिक्वायरमेंट होती है, से मतलब जिस तरह सिंगल पैकिंग में सूट्स बिकते हैं वो बनाने हैं या फिर थान की सूरत में कपड़ा बनाना है, तो वो दोनों तरह की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक कपड़े को फाइनली यहाँ पे उस तरह पैकिंग में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तीसरा प्रोसेस है जो इसी यूनिट में से गुजर के आ रहा है। अब यहाँ पे अनफिनिश फैब्रिक बन चुकी है, ठीक है, ये इसका आउटपुट है और अब प्रोसेस में जा रहा है जो कि इसका इनपुट बनेगा। यहाँ पे केमिकल ट्रीटमेंट जो अप्लाई की जाती हैं कपड़े के अंदर डिफरेंट फीचर कैलकुलेट करने के लिए, तो वो आ जाएगा जी। जस्ट अ मिनट प्लीज़, जस्ट अ मिनट प्लीज़। नहीं जी, आगे हम प्रोसेसिंग में आ गए। तो पहला प्रोसेस उसने बताया प्रोसेस सिंजिंग इज डिजाइन टू। अच्छा, अब कपड़े के ऊपर ना वो कुछ सरफेस आ जाती है यहाँ पे ना फाइबर की, मतलब मैंने कहा खुरदरा होता है कपड़ा। अब कपड़े की खुरदरापन ख़त्म करने के लिए, उसके ऊपर वो लगाने के लिए, उसको स्मूथ करने के लिए, वो कहता है सिंजनिंग का एक प्रोसेस है, इज डिज़ाइन टू बर्न ऑफ द सरफेस फाइबर द फैब्रिक टू सर्फेस फाइबर द फैब्रिक टू इन्वॉक स्मूथनेस। इसके लिए किया जाता है फैब्रिक प्रोसेस के ऊपर ब्रश मारा जाता है फैब्रिक के ऊपर, उससे थोड़े थोड़े कपड़े बुढ़े ऊपर उठ जाती हैं, फिर उनको बर्न आउट कर दिया जाता है हीट से। फैब्रिक passes over brushes to raise the fibers, फाइबर्स रेज किए जाते हैं, देन पास ओवर द प्लेट heated by gas flames
और वो गैस के फ्लेम के करीब से गर्म गुजारने से वो फाइबर जो हैं वो सारे जल जुल जाते हैं, तो कपड़े में स्मूथनेस आ जाती है। तो ये वो एक्सप्लेन कर रहा है। फिर डी साइजिंग का एक प्रोसेस है। आपने साइजिंग की थी, अगर आपको याद हो, केमिकल के ऊपर एक केमिकल अप्लाई किया था ताकि उसका खुरदरापन यहाँ पे वेविंग में। दोबारा साइजिंग के बाद डी साइजिंग करोगे, क्यों करनी पड़ रही है? इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ साइजिंग मटेरियल ऑन फैब्रिक। आपने ऊपर मटेरियल लगा दिया है, अब उस मटेरियल के ऊपर एक और मटेरियल नहीं लगना, केमिकल के ऊपर केमिकल की लेप नहीं चढ़नी, तो फिर क्या करते हैं? डी साइजिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है दोबारा से मटेरियल को। इज द प्रोसेस रिमूवल ऑफ साइजिंग मटेरियल ऑन फैब्रिक। ग्रेज फैब्रिक इज साइज्ड एज पार्ट ऑफ वेविंग। इस लाइन को बेशक छोड़ दें, बस ये समझा रहा हूं कि आपको, क्योंकि यहाँ पे साइजिंग मटेरियल लगाया, दोबारा डी साइजिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी, क्योंकि वरना कपड़े के ऊपर रंग नहीं चढ़ना। वेविंग के बाद आपने डाइंग भी तो करनी है, अब डाइंग में रंग नहीं चढ़ना फिर प्रोसेस में, तो वो रंग चढ़ाने के लिए उसके ऊपर से पहले वो केमिकल की जो लेयर है वो उतारी जाती है, डी साइजिंग की जाती है। फिर स्कोरिंग से गुजारा जाता है। अब कपड़ा इटसेल्फ वाइट टोन में नहीं होता, उसको वाइट टोन में लाने के लिए आपको उसको ब्लीचिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, स्कोरिंग प्रोसेस और ब्लीचिंग प्रोसेस से। स्कोरिंग केमिकल वॉशिंग प्रोसेस कैरिड आउट ऑन अ फैब्रिक टू रिमूव। उस कपड़े के अंदर ना, अगर कभी कॉटन का कपड़ा बनेगा ना, बुना जाता है, तो आप देखना कॉटन का कपड़ा वाइट नहीं होता, उसके अंदर उसके नेचुरल कुछ इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि उसको वाइट नहीं रहने देते। तो उस चक्कर में क्या होता है, आप स्कोरिंग का प्रोसेस यूज करते हो, उसकी नेचुरल वैक्स एंड नॉन फाइब्रस इम्प्योरिटीज जो होती हैं उसको रिमूव करने के लिए फ्रॉम द फैब्रिक, इंक्लूडिंग सॉइल एंड डर्ट, जो उसके अंदर मौजूद है, फंसी हुई है गंदगी, उसको रिमूव करने के लिए आप स्कोरिंग का प्रोसेस इस्तेमाल करते हो। एट दिस स्टेज इवन द मोस्ट नेचुरली वाइट फैब्रिक इज इन येलोइश टोन। तो आपका इस प्रोसेस में आपका जो कपड़ा होता है येलोइश टोन में होता है, तो उसको आप में से उसकी जो नेचुरल वैक्सेस है वो निकाल देते हो। देन प्रोसेस आता है ब्लीचिंग का। ब्लीचिंग इंप्रूव करती है वाइटनेस ऑफ फैब्रिक बाय रिमूविंग नेचुरल कलरेशन एंड इम्प्योरिटीज फ्रॉम द फैब्रिक थ्रू अ वॉशिंग प्रोसेस। ये स्कोरिंग भी वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन स्कोरिंग के अंदर नेचुरल वैक्स और चीज़ें इम्प्योरिटीज निकल जाती हैं, इसके अंदर वो नेचुरल कलरेशन और इम्प्योरिटीज इसमें भी निकाली जाती हैं। तो स्कोरिंग एंड ब्लीचिंग का प्रोसेस है। द डिग्री ऑफ नेसेसरी ब्लीचिंग इज डिटरमिन्ड बाय द whiteness and absorbability of the fabric। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का एडिशनल पॉइंट आ गया कि इसमें कितना वाइट करना है ग्रेडिंग में वो बता दें, उसके मुताबिक ब्लीचिंग की जाएगी, या फिर आपको कितना फैब्रिक ये ब्लीचिंग एब्जॉर्ब कर सकता है उसके मुताबिक ये काम चल रहा होता है। फिर डाइंग है, जब एक दफ़ा सारा कुछ सीधा पतरा हो गया, अब उसको उसमें कलर ऐड करें ऑन टू द ब्लीच फैब्रिक एज पर द रिक्वायरमेंट। अब उसमें कलर स्कीम ऐड की जाती हैं, और आखिर में फिर प्रिंटिंग कहता है। अब अगला प्रोसेस है, डाइंग हो गई, कलर ऐड हो गए, इट्स द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग कलर डिजाइंस एंड पैटर्न टू द फैब्रिक। अब उस फैब्रिक को, कपड़े को डिफरेंट डिजाइंस दिए जाते हैं। दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रिंटिंग, सच एज डिजिटल प्रिंटिंग भी आजकल चल रही है, और प्रिंटिंग थ्रू एनग्रेविंग स्क्रीन्स के थ्रू भी प्रिंटिंग हो रही है। फिनिशिंग आखिरी प्रोसेस आ गया। इन फिनिशिंग डिफरेंट प्रोसेसेस आर अप्लाइड टू इंप्रूव द लुक, परफॉर्मेंस, श्रिंकेज एंड हैंड फील। आप फैब्रिक को खूबसूरत बनाने के चक्कर में इसके ऊपर फर्दर कोई प्रोसेस आप लगाना चाहो तो आप फिनिशिंग प्रोसेस इसके ऊपर लगा सकते हो। यानी वो जिसे हम कहते हैं ना, दो डाल लो, एक श्रिंक हो जाएगा जितना होना है, तो वो प्रोसेस से कपड़े को गुजारा जाता है ताकि कल को कस्टमर को ये कंप्लेन फील ना हो। और देन आखिर में कहता है फोल्डिंग, इट इज़ कंसिस्टेंट विद द वन इन वीविंग, हाउएवर प्रोसेसिंग फॉल्ट्स आर ऑल्सो इंस्पेक्टेड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। बेटा देखो, अल्टीमेटली फोल्डिंग हो रहा है, फोल्डिंग से पहले क्यूसी का डिपार्टमेंट अपना रोल प्ले कर देता है ताकि वो ये इंश्योर कर देता है कि इसमें कोई फॉल्ट है या नहीं है। ठीक है जी, तो ये थे प्रोसेसेस गुजर के जो बने। आगे चलता हूँ जी। आगे कहते हैं जी गारमेंट फैब्रिक्स है, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग है। इसका छोटा सा एरिया बस ये पढ़ देता हूँ। कहता है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इज अ लेबर इंटेंसिव सेक्शन of textile. This section is further divided into three major categories: woven, knitted, and home textile, and stitched as per the requirement and design of the desired। तो जैसी प्रोडक्ट चाहिए वैसा फैब्रिक हम आपको तैयार कर दें, वैसा हम गारमेंट आपको तैयार कर देंगे। अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी ऑडिट्स, जैसा मैंने बार बार जिक्र किया कि फिनिशिंग में, पैकिंग से पहले पहले आपका क्वालिटी डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव डिपार्टमेंट है वो ये काम कर रहा होता है। तो पैरेलल विद दी ऑल द प्रोडक्शन ऑपरेशन फ्रॉम स्पिनिंग टू फाइनल प्रोडक्ट, स्पिनिंग से लेकर, धागे से लेकर फाइनल प्रोडक्ट बनने तक क्वालिटी कंट्रोल आर बीइंग एक्सरसाइज्ड टू
show prevention of production faults and to rectify defects on spot rather than waiting for the manufactured product। हम ऐसा नहीं करते कि आखिर तक इंतज़ार करें और फिर देखें कि कपड़ा एज पर डिज़ायर बना है कि नहीं बना, बल्कि पूरे प्रोसेस में हम साथ साथ क्वालिटी इंस्पेक्शन करते चले जाते हैं ताकि ये इंश्योर हो जाए कि आखिर में जो प्रोडक्ट बन रही है वो एज पर डिज़ायर क्वालिटी है। तो ये कंपोजिट यूनिट है तो हर यूनिट में गुद लगा होगा। अगर इंडिविजुअल यूनिट्स भी हों तो हर इंडिविजुअल यूनिट का अपना क्यूसी डिपार्टमेंट होता है इस काम को इंश्योर करने के लिए। प्लीज़ कुछ चीज़ ओके, चलो सो ये सिनेरियो है। आगे चलता हूँ जी। उसके बाद उसने कहानी सारी सुनाई है और मैं आगे जा रहा हूँ जी डायरेक्ट इस प्रोसेस पे कि क्वालिटी ऑडिट्स जो हैं, दीज क्वालिटी ऑडिट्स आर जनरली अप्लाइड टू इंश्योर दैट शिपिंग गुड्स आर नॉट रिजेक्टेड एट कस्टमर क्वालिटी ऑडिट। कोशिश ये की जाती है कि पहले ही इतनी इंस्पेक्शन कर लो कि लास्ट इंस्पेक्शन में रिजेक्ट ना हो रही हों चीज़ें। आगे चलता हूँ। आगे चलता हूँ जी। आफ्टर लॉन्ड्रिंग यूनिट्स, अच्छा सॉरी, कटिंग। अब इस प्रोसेस में क्या आ रहा है? कटिंग, स्टिचिंग, लॉन्ड्री एंड फिनिशिंग। कटिंग समझ आ रही है आपको। स्टिचिंग, उसके अंदर वो जो सीन है उसके अंदर अगर वो रेडीमेड गारमेंट्स है तो ऑब्वियसली उस पर पॉकेट, जिप्स, बेल्ट्स लाइक दैट। लॉन्ड्री वो प्रोसेस है जिसमें उसकी धुलाई होकर अब उसको तैयार करके फाइनली आपके सामने प्रेजेंट करना है। और आखिर में फिनिशिंग उसकी फिर वो जो आयरन वगैरह करनी है और जो भी उसको फर्दर प्रोसेस से गुजारना है, ट्रिमिंग, मतलब उसके धागे जो थोड़े मोटे रह गए हैं वो निकालने, ताकि गलत मतलब धागा अगर ऊपर कपड़े पे नजर आए तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो लुक एंड फील बेहतर करने के लिए उसके वो धागे रिमूव कर दिए जाते हैं, वेस्टेज वगैरह। तो फाइनली ये वो सेक्शन है जहाँ पे फाइनली प्रोडक्ट पैक हो रही होती है इन द डिजायर्ड रिक्वायरमेंट, जिस पैटर्न में उसको फाइनली डिलीवर करना होता है। फिर आता है शिपिंग एंड लॉजिस्टिक। अब यहाँ पे 2-3 टर्म्स है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है खर्चे के वाले से। वो टर्म्स है, मैं एक चीज समझाता हूँ। देखो बेटे, एक वर्ड टर्म यूज होती है एक्स मिल और एक्स पार्टी। ये दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं जिससे हम अक्सर कहते हैं कि ये प्राइस अगर कभी किसी को ऑफर करें, यहाँ पे फाइनली यहाँ पे प्राइस ऑफर होनी है ना। अब प्राइस दो तरह की हो सकती है, एक्स मिल प्राइस और एक प्राइस होती है एक्स पार्टी प्राइस। अब एक्स मिल प्राइस क्या है? ये टर्म्स पे डिपेंड करता है कि कस्टमर के साथ क्या एग्री हो रहा है। जिस तरह सपोज निशात मिल वाले प्राइस एक्स मिल डिटरमिन करें कि हम आपको जी 500 रुपए पर मीटर देंगे, सपोज कपड़ा, सपोज एज्यूम कर रहा हूं, तो वो कहते हैं इन एक्स मिल अरेंजिंग ट्रांसपोर्टेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कस्टमर। अब जो कस्टमर है निशात मिल से बाय कर रहा है, 500 रुपया पर मीटर वो निशात को देगा और इसको निशात की मिल से वेयर हाउस तक ले जाने के लिए जितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी वो कस्टमर खुद बियर करेगा। कस्टमर विल बियर द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जबकि एक्स पार्टी प्राइस होगी तो निशात वाला कहेगा आप मुझे 525 रुपए पर मीटर दें, मैं ये माल खुद आपके वेयर हाउस तक पहुंचा देता हूं। तो उस केस में उसे हम कहेंगे एक्स पार्टी, जिसमें कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ट्रांसपोर्टेशन। फिर कंपनी आपका बर्डन उठा लेगी, ट्रांसपोर्टेशन का बर्डन। क्या ये मेरी बात समझ आई? सिर्फ ये टर्म्स हैं कि आपने कस्टमर के साथ टर्म्स के एग्री की हैं। अगर आपने कहा है कि आप खुद माल आपका है और उठा के ले जाओ, ये एक्स मिल प्राइस है। और अगर आप कहते हो कि नहीं, माल हम आपके दरवाजे तक पहुंचा देंगे लेकिन 500 पर मीटर नहीं लेंगे, 525 रुपए पर मीटर लेंगे, ये एक्स पार्टी प्राइस है। और इसी तरह कुछ टर्म्स एक्सपोर्ट के हवाले से भी इसी तरह इंपॉर्टेंट है, जिसमें फ्री ऑन बोर्ड की एफओबी प्राइस या फिर वो सीआईएफ प्राइस के ऊपर बात करते हैं। तो ये दो टर्म्स भी इसी टर्म पे हैं कि जो आखिर में हम अपनी फैक्ट्री से तो निकाल देंगे, हम बोर्ड शिप पे चढ़ा देंगे, उसके बाद की जिम्मेदारी आपकी है, इंश्योरेंस आप है, कैरेज, इनवर्ड, इंश्योरेंस, फ्रेट, सब सीआईएफ आपने पे करना है। तो ये इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव पे प्राइस डिटरमिन हो रही होती है बिटवीन द कस्टमर एंड दीज टर्म्स। मतलब कि जो टर्म्स हैं ये कस्टमर और सप्लायर के दरमियान एग्री हो रही होती हैं। दीज टर्म्स आर जनरली कॉल्ड इनको टर्म्स का मतलब है इन कमर्शियल टर्म्स, हम इनको नाम से जाहिर करते हैं। फ्री ऑन बोर्ड अक्सर आपको लिखा जाता है प्राइस एफओबी या फिर प्राइस इंक्लूडिंग सीआईएफ। तो इस तरह चीजें होती हैं कि कैरेज हमने बियर करना है कि कैरेज आपने बियर करना है। तो ये टर्म्स बिटवीन सेलर एंड सप्लायर डिटरमिन हो रही होती हैं।
समटाइम्स वो कहता है ड्यू टू डिले इन सप्लाई चेन प्रोसेस एयर शिपमेंट हैव टू बी मेड बाय टेक्सटाइल कंपनीज टू अवॉइड पेनल्टी। देखो बेटा, अगर ऑर्डर टाइम पे डिलीवर करना है और मेरीन ने 60 दिन लगाने हैं, लेकिन मेरीन किसी वजह से डिले होगी, अब 90 दिनों में पहुंचेगी, तो आपका कस्टमर आपका ऑर्डर कैंसिल कर देगा। तो टू कंसिडर दैट आप फिर उसके लिए थोड़ा खर्चा कर लेते हो, आप एयर फ्रेट यूज़ कर लेते हो, लेकिन चीज़ टाइमली डिलीवर कर देते हो। यहाँ तक था वो टेक्निकल नॉलेज जो टेक्सटाइल से रेलिवेंट था। आगे वही बातें लिखी हुई हैं। अकाउंट्स की में क्या है जी, सेल एंड मार्केटिंग की कुछ परसेंटेजेस बताई हुई हैं और हेल्थ सेफ्टी डिपार्टमेंट के बारे में बात की हुई है, सेफ्टी इन्वायरमेंट। तो ये तीनों बातें हमने बेतहाशा दफ़ा हर डिपार्टमेंट के साथ, हर सेक्टर के साथ पढ़ी हैं। तो मेरा ख्याल है इसको यहाँ पे इस तरह डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। सो मेरा ख्याल है आप लोग ये वाली एरियाज़ पढ़ लेंगे। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है स्टडी वाइज कंक्लूड हो गया। अब मैं बाकी आपके जितने क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह क्लासेस में टेकअप कर लूँगा। अल्लाह ताला आप सबको आसानी अता फरमाए। थैंक यू सो मच।